आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक फैसले के बारे में जो भारतीय थल सेना की क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाने वाला है। आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1800 करोड़ का एक ऑर्डर प्लेस किया है जिसके तहत भारतीय थल सेना को नामिस मिलेगी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी सिस्टम की फोटोग्राफ देख रहे हैं और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये ऑर्डर लगभग 50 ऐसे सिस्टम्स का है जिसके इंडक्ट होने के बाद में भारतीय थल सेना की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि मेरी कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत हो जाएगी अगर ये व्हीकल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं जिनको मॉडिफाई करके इंडियन आर्मी यूज करने वाली है, क्योंकि ऐसी स्थिति में नंबर्स सिग्निफिकेंटली ज्यादा होंगे। और ये बात सच है कि भारतीय थल सेना के पास में BMP-2 काफी ज्यादा नंबर में अवेलेबल है। हालांकि इस पूरे सिनेरियो में हम लोगों को एक चीज और कंसिडर करनी पड़ेगी कि क्योंकि ये एक इनिशियल लॉट है तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजों में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो इसकी सप्लाई चेन को सेट करने के लिए जरूरी है। ऐसी स्थिति में ये नंबर केवल 10-12 के आसपास ही होगा। एनीवेज, वापस टॉपिक पर चलते हैं और नंबर्स को केवल 40-50 प्लेस होल्डर के तौर पर यूज करते हैं। देखिए, नाग मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया गया था 1988 में और 2 साल के अंदर यह मिसाइल सिस्टम बनकर टेस्ट फायरिंग के लिए तैयार हो गई थी। हालांकि इस मिसाइल सिस्टम के इनिशियल टेस्ट के दौरान समझ में आया था कि इसका सीकर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और जिस तरीके की टेरेन में भारतीय थल सेना ऑपरेट करती है वहां पर यह मिसाइल सिस्टम टैंक और बैकग्राउंड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है। देखिए, थार डेजर्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है और वहां पर जब ऑप्टिकल सीकर्स के साथ में मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट किया जाता है तो टारगेट के साथ साथ बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा गर्म होता है और इसी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि फॉरेन मिसाइल सिस्टम्स को जब वहां पर टेस्ट किया गया था तो ये मिसाइल सिस्टम्स भी वहां पर फेल हुई थी। इनिशियली नाग मिसाइल सिस्टम में जो सीकर यूज किया जा रहा था वो एक इम्पोर्टेड सीकर था और टेस्टिंग के दौरान साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि ये सीकर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद एक डेडिकेटेड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर बनाया गया जो इस मिसाइल सिस्टम के साथ में कंपैटिबल हो और इसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट DRDO की तरफ से किया गया था। इस नए सीकर के साथ में इस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट साल 2013 में शुरू हुए और साल 2017 में ये मिसाइल सिस्टम बनकर पूरी तरीके से तैयार थी। नेचुरल था कि मिसाइल सिस्टम के क्लियर होने के बाद में टेस्टिंग शुरू होनी थी इसके कैरियर की, और कैरियर की जब टेस्टिंग शुरू हुई तो रियलाइज किया गया कि इसकी प्रोफाइल बड़ी है, इसमें बहुत ज्यादा सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं है और मोबिलिटी को भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। इस प्रोसेस के दौरान इसके लॉन्चर के ऊपर थोड़ा काम किया गया और फाइनली जो लॉन्चर बनकर निकल कर आया है वो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस ऑर्डर में लगभग 50 ऐसे व्हीकल्स खरीदे जाएंगे और हर एक व्हीकल के ऊपर 6 मिसाइल सिस्टम्स होंगी जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर रेडी टू फायर मोड में हो। नेचुरली हम में से बहुत सारे लोगों को पिछला वेरिएंट ज्यादा पसंद आता था क्योंकि उस वेरिएंट के ऊपर 8 मिसाइल सिस्टम रेडी टू फायर मोड में होती थी। लेकिन आर्मर में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मोबिलिटी, दूसरी फायर पावर और तीसरी प्रोटेक्शन। इन तीनों चीजों के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है और कई बार दूसरी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके ये बैलेंस मेंटेन किया जाता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पिछले वेरिएंट के पास में ज्यादा फायर पावर थी क्योंकि उसके पास में 2 एक्स्ट्रा मिसाइल सिस्टम्स थी। लेकिन आर्मी की तरफ से जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करके लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ में आता है कि इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर मोबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसके चलते वो फायर पावर के ऊपर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। देखिए, आमतौर पर इस तरीके के डिसीजन बहुत सारे डेटा के बेसिस पर लिए जाते हैं और आर्मी ने बहुत सारे वॉर गेम्स पहले किए होंगे जिसके बेसिस पर उनको समझ में आया कि किस टेरेन में उनको किस तरीके की मोबिलिटी चाहिए और किस तरीके की डिप्लॉयमेंट में क्या उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेवरदलेस, ये केवल शुरुआत है और आने वाले समय में ऐसे और सिस्टम भारतीय थल सेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस तरीके के सिस्टम काफी सिग्निफिकेंट पंच लेकर आते हैं और इमेजिन कीजिए कि आपके आर्मर्ड फॉर्मेशन के साथ में नामिस जैसे सिस्टम्स हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 6 मिसाइल सिस्टम्स दाग सकते हैं, वो कितना सिग्निफिकेंट पंच लेकर आते हैं। आमतौर पर टैंक्स के राउंड की रेंज लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होती है और नामिस जैसे सिस्टम जब 4 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करेंगे तो प्रैक्टिकली स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से आप एनिमी के आर्मर को टारगेट करने में सक्षम होंगे। इतना ही नहीं, इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर लगभग 8 किलोग्राम का वॉरहेड यूज किया जाता है, यानी कि कोई भी आर्मर, जी हाँ, कोई भी आर्मर इसके सामने टिक नहीं सकता है और इसकी एक भी मिसाइल सिस्टम अगर किसी भी टैंक के ऊपर जाकर लगती है तो वो टैंक वहां पर खत्म हो जाएगा। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस इंडक्शन के बाद में भारतीय थल सेना की क्षमता बढ़ेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।